मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत। इस कार्य का अंतिम उद्देश्य आधुनिक समाज यानी पूंजीवादी बुर्जुआ समाज की गति के आर्थिक नियम को उजागर करना है। मार्क्स ने पूंजी की प्रस्तावना में कहा है, किसी दिए गए ऐतिहासिक रूप से परिभाषित समाज में उत्पादन के संबंधों की जांच, उनकी शुरुआत, विकास और गिरावट, यह मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की सामग्री है। पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का उत्पादन प्रमुख है और इसलिए मार्क्स का विश्लेषण वस्तु के विश्लेषण से शुरू होता है। कीमत। सबसे पहले, एक वस्तु वह चीज है जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। दूसरे स्थान पर, यह एक ऐसी चीज है जिसे किसी अन्य चीज के लिए बदला जा सकता है। किसी चीज की उपयोगिता उसे उपयोग मूल्य बनाती है। विनिमय मूल्य या मूल्य। सबसे पहले अनुपात वह अनुपात है जिसमें एक प्रकार के निश्चित संख्या में उपयोग मूल्यों को दूसरे प्रकार के निश्चित संख्या में उपयोग मूल्यों के लिए बदला जा सकता है। दैनिक अनुभव हमें दिखाता है कि ऐसे लाखों करोड़ों आदान प्रदान लगातार हर तरह के उपयोग मूल्य को, यहां तक कि सबसे विविध और अतुलनीय को भी एक दूसरे के साथ समान कर रहे हैं। अब इन विभिन्न चीजों के बीच क्या आम है? जो चीजें सामाजिक संबंधों की एक निश्चित प्रणाली में लगातार एक दूसरे के साथ समान हैं। उनकी सामान्य विशेषता यह है कि वे श्रम के उत्पाद हैं। उत्पादों का आदान प्रदान करते समय लोग सबसे विविध प्रकार के श्रम को समान करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत उत्पादक विविध उत्पाद, श्रम का सामाजिक विभाजन बनाते हैं। परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं में जो सामान्य है वह उत्पादन की एक निश्चित शाखा का ठोस श्रम नहीं है, एक विशेष प्रकार का श्रम नहीं है, बल्कि अमूर्त मानव श्रम है, सामान्य रूप से मानव श्रम। किसी दिए गए समाज की सभी श्रम शक्ति, जैसा कि सभी वस्तुओं के मूल्यों के योग में दर्शाया गया है, एक ही मानव श्रम शक्ति है। विनिमय के हजारों लाखों कार्य इसे साबित करते हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक विशेष वस्तु सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय का केवल एक निश्चित हिस्सा दर्शाती है। मूल्य का परिमाण सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा या किसी दिए गए उपयोग मूल्य के किसी दिए गए वस्तु के उत्पादन के लिए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब भी हम विनिमय के जरिए अपने अलग अलग उत्पादों को मूल्य के रूप में बराबर करते हैं, उसी कार्य के जरिए हम उन पर खर्च किए गए अलग अलग तरह के श्रम को भी मानव श्रम के रूप में बराबर करते हैं। हमें इसका एहसास नहीं होता, फिर भी हम ऐसा करते हैं। जैसा कि पहले के अर्थशास्त्रियों में से एक ने कहा था, मूल्य दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, बस उन्हें ये जोड़ना चाहिए था, एक ऐसा संबंध जो भौतिक आवरण के नीचे छिपा हुआ है। हम समझ सकते हैं कि मूल्य क्या है जब हम इसे किसी खास ऐतिहासिक प्रकार के समाज में उत्पादन के सामाजिक संबंधों की प्रणाली के दृष्टिकोण से देखते हैं, या ऐसे संबंध जो विनिमय की सामूहिक घटना में खुद को प्रकट करते हैं, एक ऐसी घटना जो खुद को हजारों बार दोहराती है। मूल्यों के रूप में सभी वस्तुएं केवल संचित श्रम समय के निश्चित द्रव्यमान हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान। वस्तुओं में शामिल श्रम के दोहरे चरित्र का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद मार्क्स मूल्य और धन के रूप का विश्लेषण करते हैं। यहाँ मार्क्स का मुख्य कार्य मूल्य के धन रूप की उत्पत्ति का अध्ययन करना, विनिमय के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया का अध्ययन करना है, जो विनिमय के व्यक्तिगत और आकस्मिक कृत्यों से शुरू होता है। मूल्य का प्रारंभिक या आकस्मिक रूप, जिसमें एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा को दूसरी वस्तु की एक निश्चित मात्रा के लिए विनिमय किया जाता है। मूल्य के सार्वभौमिक रूप पर आगे बढ़ते हुए, जिसमें कई अलग अलग वस्तुओं का एक ही विशेष वस्तु के लिए विनिमय किया जाता है, और मूल्य के धन रूप के साथ समाप्त होता है जब सोना वह विशेष वस्तु सार्वभौमिक समतुल्य बन जाता है। विनिमय और वस्तु उत्पादन के विकास के सर्वोच्च उत्पाद के रूप में धन सभी व्यक्तिगत श्रम के सामाजिक चरित्र को, बाजार द्वारा एकजुट व्यक्तिगत उत्पादकों के बीच सामाजिक संबंध को छुपाता है। मार्क्स धन के विभिन्न कार्यों का बहुत विस्तार से विश्लेषण करते हैं। यहाँ विशेष रूप से यह नोट करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि सामान्यतः पूंजी के आरंभिक अध्यायों में है, कि जो बात अमूर्त और कभी कभी विशुद्ध रूप से निगमनात्मक व्याख्या प्रतीत होती है, वह वास्तव में विनिमय और माल उत्पादन के विकास के इतिहास पर तथ्यात्मक सामग्री के विशाल संग्रह से संबंधित है। यदि हम पैसे पर विचार करें, तो इसका अस्तित्व वस्तुओं के आदान प्रदान में एक निश्चित चरण को दर्शाता है। पैसे के विशेष कार्य, जो ये या तो वस्तुओं के मात्र समतुल्य के रूप में या संचलन के साधन के रूप में या भुगतान के साधन के रूप में, संचय के रूप में या सार्वभौमिक धन के रूप में करता है, एक या दूसरे कार्य की सीमा और सापेक्ष प्रबलता के अनुसार सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत अलग अलग चरणों की ओर इशारा करते हैं। अधिशेष मूल्य। वस्तु उत्पादन के विकास में एक निश्चित चरण पर पैसा पूंजी में तब्दील हो जाता है। वस्तु परिसंचरण का सूत्र CMC वस्तु धन वस्तु था, यानी एक वस्तु को दूसरे को खरीदने के उद्देश्य से बेचना।
इसके विपरीत पूंजी का सामान्य सूत्र MCM है, अर्थात बेचने के उद्देश्य से खरीद लाभ पर प्रचलन में लाए जाने वाले पैसे के मूल मूल्य से अधिक वृद्धि को मार्क्स ने अधिशेष मूल्य कहा है। पूंजीवादी प्रचलन में पैसे की इस वृद्धि का तथ्य सर्वविदित है। वास्तव में ये वृद्धि ही है जो पैसे को उत्पादन के एक विशेष और ऐतिहासिक रूप से निर्धारित सामाजिक संबंध के रूप में पूंजी में बदल देती है। अधिशेष मूल्य वस्तु प्रचलन से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि बाद वाला केवल समतुल्यों के आदान प्रदान को जानता है। नहीं, यह मूल्य वृद्धि से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि खरीदार और विक्रेता के पारस्परिक नुकसान और लाभ एक दूसरे को बराबर कर देंगे, जबकि हमारे यहाँ जो है वह एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक सामूहिक, औसत और सामाजिक घटना है। अधिशेष मूल्य प्राप्त करने के लिए पैसे के मालिक को बाजार में एक ऐसी वस्तु ढूंढनी चाहिए जिसका उपयोग मूल्य के स्रोत होने का विशिष्ट गुण रखता हो, एक ऐसी वस्तु जिसकी खपत की प्रक्रिया एक ही समय में मूल्य के निर्माण की प्रक्रिया भी है। ऐसी एक वस्तु मौजूद है, मानव श्रम शक्ति। इसका उपभोग श्रम है और श्रम मूल्य बनाता है। धन का स्वामी श्रम शक्ति को उसके मूल्य पर खरीदता है, जो हर दूसरी वस्तु के मूल्य की तरह उसके उत्पादन के लिए अपेक्षित सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय, यानी श्रमिक और उसके परिवार के भरण पोषण की लागत द्वारा निर्धारित होता है। पर्याप्त श्रम शक्ति खरीदने के बाद धन का स्वामी इसका उपयोग करने का हकदार होता है, यानी इसे पूरे दिन के लिए काम पर लगा सकता है, मान लीजिए 12 घंटे। फिर भी 6 घंटे आवश्यक श्रम समय के दौरान श्रमिक अपने स्वयं के भरण पोषण की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त उत्पाद बनाता है। अगले 6 घंटे अतिरिक्त श्रम समय के दौरान वह अतिरिक्त उत्पाद या अधिशेष मूल्य बनाता है, जिसके लिए पूंजीपति भुगतान नहीं करता है। इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया के दृष्टिकोण से पूंजी में दो भागों को अलग किया जाना चाहिए। स्थिर पूंजी, जो उत्पादन के साधनों, मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल आदि पर खर्च की जाती है, जिसका मूल्य बिना किसी बदलाव के तैयार उत्पाद में स्थानांतरित हो जाता है, तुरंत या भाग दर भाग। दूसरा, परिवर्तनशील पूंजी, जो श्रम शक्ति पर खर्च की जाती है। इस बाद वाली पूंजी का मूल्य अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि श्रम प्रक्रिया में बढ़ता है, जिससे अधिशेष मूल्य बनता है। इसलिए श्रम शक्ति के पूंजी के शोषण की डिग्री को व्यक्त करने के लिए अधिशेष की तुलना पूरी पूंजी से नहीं बल्कि केवल परिवर्तनशील पूंजी से की जानी चाहिए। इस प्रकार अभी दिए गए उदाहरण में अधिशेष मूल्य की दर, जैसा कि मार्क्स इस अनुपात को कहते हैं, 6:6 होगी, यानी 100%। पूंजी के उदय के लिए दो ऐतिहासिक पूर्वापेक्षाएं थीं। पहली, सामान्य रूप से वस्तु उत्पादन के विकास के अपेक्षाकृत उच्च स्तर की परिस्थितियों में व्यक्तियों के हाथों में कुछ निश्चित धनराशियों का संचय। दूसरी, एक ऐसे श्रमिक का अस्तित्व जो दोहरे अर्थ में स्वतंत्र हो, अपनी श्रम शक्ति के पैमाने पर सभी बाधाओं या प्रतिबंधों से मुक्त और सामान्य रूप से भूमि और सभी उत्पादन के साधनों से मुक्त। एक स्वतंत्र और अनासक्त श्रमिक, एक सर्वहारा, जो अपनी श्रम शक्ति को बेचे बिना जीवित नहीं रह सकता। अधिशेष मूल्य को बढ़ाने के दो मुख्य तरीके हैं: कार्य दिवस को लंबा करना, पूर्ण अधिशेष मूल्य, और आवश्यक कार्य दिवस को कम करना, सापेक्ष अधिशेष मूल्य। पहले के विश्लेषण में मार्क्स ने छोटे कार्य दिवस के लिए मजदूर वर्ग के संघर्ष और कार्य दिवस को लंबा करने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक और इसे कम करने 19वीं शताब्दी में कारखाना कानून के लिए राज्य प्राधिकरण के हस्तक्षेप की सबसे प्रभावशाली तस्वीर पेश की है। पूंजी के आगमन के बाद से दुनिया के सभी सभ्य देशों में मजदूर वर्ग के आंदोलन के इतिहास ने इस तस्वीर को बढ़ाने वाले नए तथ्यों का खजाना प्रदान किया है। सापेक्ष अधिशेष मूल्य के उत्पादन का विश्लेषण करते हुए मार्क्स ने पूंजीवाद द्वारा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के 3 मौलिक ऐतिहासिक चरणों की जांच की। 1. सरल सहयोग। 2. श्रम और विनिर्माण का विभाजन। 3. मशीनरी और बड़े पैमाने का उद्योग। मार्क्स ने यहाँ पूंजीवादी विकास की बुनियादी और विशिष्ट विशेषताओं को कितनी गहराई से उजागर किया है, ये संयोग से इस तथ्य से पता चलता है कि रूस में हस्तशिल्प उद्योगों की जांच में पहले 2 चरणों को दर्शाने वाली प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। बड़े पैमाने के मशीन उद्योग का क्रांतिकारी प्रभाव, जैसा कि मार्क्स ने 1867 में वर्णित किया था, पिछले आधी सदी के दौरान कई नए देशों, रूस, जापान आदि में खुद को प्रकट कर चुका है। जारी रखें। मार्क्स का पूंजी संचय का विश्लेषण सबसे नया और महत्वपूर्ण है, यानी अधिशेष मूल्य के एक हिस्से का पूंजी में रूपांतरण और इसका उपयोग पूंजीपति की सनक की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि नए उत्पादन के लिए किया जाना। मार्क्स ने सभी पूर्ववर्ती शास्त्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्रियों, एडम स्मिथ से शुरू द्वारा की गई गलती को उजागर किया, जिन्होंने यह मान लिया था कि पूंजी में परिवर्तित होने वाला संपूर्ण अधिशेष मूल्य परिवर्तनशील पूंजी का निर्माण करता है। वास्तव में यह उत्पादन के साधनों और परिवर्तनशील पूंजी में विभाजित है।
पूंजीवाद के विकास और समाजवाद में इसके रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तनशील पूंजी हिस्से की तुलना में स्थिर पूंजी हिस्से कुल पूंजी में से की अधिक तीव्र वृद्धि। मशीनों द्वारा श्रमिकों की जगह लेने की प्रक्रिया को तेज करके और एक छोर पर धन तथा दूसरे छोर पर गरीबी पैदा करके पूंजी का संचयन भी श्रम की आरक्षित सेना कहलाने वाली चीज को जन्म देता है। श्रमिकों के सापेक्ष अधिशेष या पूंजीवादी अतिजनसंख्या को, जो सबसे विविध रूप धारण करता है और पूंजी को उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ऋण सुविधाओं और उत्पादन के साधनों के रूप में पूंजी के संचय के साथ ये संयोगवश अति उत्पादन के संकटों को समझने की कुंजी है जो पूंजीवादी देशों में समय समय पर होते हैं, पहले औसतन हर 10 साल पर और बाद में अधिक लंबे और कम निश्चित अंतराल पर। पूंजीवाद के तहत पूंजी के संचय से हमें आदिम संचय के रूप में जाना जाने वाला अंतर करना चाहिए। उत्पादन के साधनों से श्रमिक का जबरन अलगाव, किसानों को जमीन से बेदखल करना, सामुदायिक जमीनों की चोरी, उपनिवेशों और राष्ट्रीय ऋणों की व्यवस्था, सुरक्षात्मक शुल्क और इसी तरह की अन्य चीजें। आदिम संचय एक छोर पर स्वतंत्र सर्वहारा वर्ग का निर्माण करता है और दूसरे छोर पर धन का स्वामी पूंजीपति का निर्माण करता है। मार्क्स ने पूंजीवादी संचय की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का वर्णन निम्नलिखित प्रसिद्ध शब्दों में किया है। तात्कालिक उत्पादकों का अधिग्रहण निर्दयी बर्बरता के साथ किया जाता है और भावनाओं के उकसावे के तहत सबसे बदनाम, सबसे घिनौना, सबसे तुच्छ, सबसे नीचतापूर्ण तरीके से किया जाता है। स्व अर्जित निजी संपत्ति, किसान और हस्तशिल्पकार की, जो कि यूं कहें कि अलग थलग स्वतंत्र श्रमिक व्यक्ति को उसके श्रम की स्थितियों के साथ मिलाने पर आधारित है, पूंजीवादी निजी संपत्ति द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है, जो दूसरों के नामात्र मुक्त श्रम के शोषण पर टिकी होती है। जिसे अब अधिग्रहित किया जाना है वह अब अपने लिए काम करने वाला मजदूर नहीं है, बल्कि पूंजीपति कई मजदूरों का शोषण कर रहा है। यह अधिग्रहण पूंजीवादी उत्पादन के अंतर्निहित नियमों की कार्रवाई द्वारा, पूंजी के केंद्रीकरण द्वारा पूरा किया जाता है। एक पूंजीपति हमेशा कई लोगों को मारता है। इस केंद्रीकरण या कुछ पूंजीपतियों द्वारा बहुत से पूंजीपतियों के अधिग्रहण के साथ साथ श्रम प्रक्रिया का सहकारी स्वरूप, विज्ञान का सचेत तकनीकी प्रयोग, भूमि की विधिवत खेती, श्रम के साधनों का केवल आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्रम के साधनों में रूपांतरण, संयुक्त समाजीकृत श्रम के उत्पादन के साधनों के रूप में उनके उपयोग द्वारा सभी उत्पादन साधनों का किफायतीकरण, सभी लोगों को विश्व बाजार के जाल में उलझाना और इसके साथ ही पूंजीवादी शासन का अंतर्राष्ट्रीय चरित्र विकसित होता है। पूंजी के दिग्गजों की लगातार घटती संख्या के साथ, जो परिवर्तन की इस प्रक्रिया के सभी लाभों को हड़प लेते हैं और उन पर एकाधिकार कर लेते हैं, दुख, उत्पीड़न, गुलामी, पतन, शोषण का द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन इसके साथ ही मजदूर वर्ग का विद्रोह भी बढ़ता है, एक ऐसा वर्ग जिसकी संख्या हमेशा बढ़ती रहती है और जो पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया के तंत्र द्वारा अनुशासित, एकजुट और संगठित होता है। पूंजी का एकाधिकार उत्पादन के तरीके पर एक बीड़ी बन जाता है, जो इसके साथ ही और इसके अधीन ही विकसित हुआ है। उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण और श्रम का समाजीकरण अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वे अपने पूंजीवादी आवरण के साथ असंगत हो जाते हैं। आवरण फट जाता है, पूंजीवादी निजी संपत्ति की घंटी बजती है, जब्त करने वालों का जब्त कर लिया जाता है। मार्क्स ने पूंजी के दूसरे खंड में समग्र सामाजिक पूंजी के पुनरुत्पादन का जो विश्लेषण किया है, वह भी नया और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी मार्क्स किसी एक घटना से नहीं, बल्कि सामूहिक घटना से निपटते हैं, समाज की अर्थव्यवस्था के एक अंश से नहीं, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था से। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की उपरोक्त गलती को सुधारते हुए मार्क्स ने पूरे सामाजिक उत्पादन को दो बड़े भागों में विभाजित किया है: आय, उत्पादन के साधनों का उत्पादन, और दो, उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन, और संख्यात्मक उदाहरणों के साथ समग्र सामाजिक पूंजी के संचलन की विस्तार से जांच की है, जब इसे उसके पिछले आयाम में पुनरुत्पादित किया जाता है। और संचय के मामले में पूंजी का तीसरा खंड इस समस्या को हल करता है कि मूल्य के नियम के आधार पर लाभ की औसत दर कैसे बनती है। मार्क्स के व्यक्तित्व में आर्थिक विज्ञान द्वारा की गई यह बहुत बड़ी प्रगति इस बात में निहित है कि उन्होंने सामूहिक आर्थिक घटनाओं के दृष्टिकोण से समग्र रूप से सामाजिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया, न कि व्यक्तिगत मामलों या प्रतिस्पर्धा के बाहरी और सतही पहलुओं के दृष्टिकोण से, जिस तक भद्दा राजनीतिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत अक्सर खुद को सीमित रखते हैं। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत जो 1870 के दशक में मार्क्स के मूल्य के सिद्धांत का प्रतिकार करने के लिए उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं के मूल्य का अनुमान उनकी उपयोगिता से लगाया जाता है, न कि उनके उत्पादन पर खर्च किए गए सामाजिक श्रम की मात्रा से। मार्क्स पहले अधिशेष मूल्य की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं और फिर लाभ, ब्याज और भूमि किराए में इसके विभाजन पर विचार करते हैं।
लाभ अधिशेष मूल्य और किसी उपक्रम में निवेश की गई कुल पूंजी के बीच का अनुपात है। उच्च जैविक संरचना वाली पूंजी यानी सामाजिक औसत से अधिक परिवर्तनशील पूंजी पर स्थिर पूंजी की अधिकता के साथ औसत से कम लाभ की दर देती है। कम जैविक संरचना वाली पूंजी औसत से अधिक लाभ की दर देती है। पूंजीपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा और अपनी पूंजी को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने की उनकी स्वतंत्रता दोनों ही मामलों में लाभ की दर को औसत तक कम कर देगी। किसी भी समाज में सभी वस्तुओं के मूल्यों का योग वस्तुओं के मूल्यों के योग के साथ मेल खाता है, लेकिन व्यक्तिगत उपक्रमों और उत्पादन की शाखाओं में प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप वस्तुओं को उनके उत्पादन मूल्यों या उत्पादन मूल्यों पर नहीं बेचा जाता है, जो कि व्यय की गई पूंजी और औसत लाभ के बराबर होता है। इस तरह कीमतों और मूल्यों के बीच विचलन और मुनाफे के बराबर होने के प्रसिद्ध और निर्विवाद तथ्य को मार्क्स ने मूल्य के नियम के आधार पर पूरी तरह से समझाया है, क्योंकि सभी वस्तुओं के मूल्यों का योग कीमतों के योग के साथ मेल खाता है। हालांकि सामाजिक मूल्य को व्यक्तिगत कीमतों के बराबर करना सरल और सीधे नहीं होता है, बल्कि बहुत जटिल तरीके से होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वस्तुओं के अलग अलग उत्पादकों के समाज में, जो केवल बाजार द्वारा एकजुट होते हैं, कानून के अनुरूपता केवल एक औसत सामाजिक सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है, जिसमें दोनों दिशाओं में व्यक्तिगत विचलन एक दूसरे को परस्पर क्षतिपूर्ति करते हैं। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि का तात्पर्य है परिवर्तनशील पूंजी की तुलना में स्थिर पूंजी का अधिक तीव्र विकास। चूंकि अधिशेष मूल्य केवल परिवर्तनशील पूंजी का कार्य है, इसलिए ये स्पष्ट है कि लाभ की दर अधिशेष मूल्य का संपूर्ण पूंजी से अनुपात, न कि केवल उसके परिवर्तनशील भाग से गिरने की प्रवृत्ति रखती है। मार्क्स इस प्रवृत्ति का और इसे छिपाने या इसका प्रतिकार करने वाली अनेक परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। पूंजी के तीसरे खंड एक के अत्यंत रोचक भागों पर विचार किए बिना, जो सूदखोर पूंजी, वाणिज्यिक पूंजी और मुद्रा पूंजी को समर्पित है, हमें सबसे महत्वपूर्ण भाग पर जाना चाहिए, भूमि लगान का सिद्धांत। चूंकि भूमि का क्षेत्रफल सीमित है और पूंजीवादी देशों में भूमि पर सभी व्यक्तिगत निजी स्वामियों का स्वामित्व है, इसलिए कृषि उत्पादों के उत्पादन की कीमत उत्पादन की लागत से निर्धारित होती है, औसत गुणवत्ता वाली मिट्टी पर नहीं बल्कि सबसे खराब मिट्टी पर, औसत परिस्थितियों में नहीं बल्कि बाजार में उपज की डिलीवरी की सबसे खराब परिस्थितियों में। इस कीमत और बेहतर मिट्टी या बेहतर परिस्थितियों में पर उत्पादन की कीमत के बीच का अंतर लगान का गठन करता है। इसका विस्तार से विश्लेषण करते हुए और ये दिखाते हुए कि यह विभिन्न भूखंडों की उर्वरता में अंतर से और भूमि में निवेश की गई पूंजी की मात्रा में अंतर से कैसे उत्पन्न होता है, मार्क्स ने रिकॉर्डो की गलती को पूरी तरह से उजागर किया। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत भी देखें, जिसमें रॉबर्ट्स की आलोचना सबसे उल्लेखनीय है, जिन्होंने माना कि विभेदक किराया तभी प्राप्त होता है जब बेहतर भूमि से बदतर भूमि की ओर क्रमिक संक्रमण होता है। इसके विपरीत व्युत्क्रम संक्रमण हो सकता है, भूमि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जा सकती है, कृषि तकनीकों में प्रगति, शहरों के विकास आदि के कारण, और कुख्यात घटते प्रतिफल का नियम, जो प्रकृति पर पूंजीवाद के दोषों, सीमाओं और विरोधाभासों का आरोप लगाता है, अत्यधिक गलत है। इसके अलावा उद्योग की सभी शाखाओं और सामान्य रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लाभ का समानीकरण उस एकाधिकार के कारण, कृषि के उत्पाद जहां पूंजी की कम जैविक संरचना होती है और परिणामस्वरूप व्यक्तिगत रूप से लाभ की उच्च दर होती है, लाभ की दर के समानीकरण की पूरी तरह से स्वतंत्र प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करते हैं। एक एकाधिकारवादी के रूप में भूस्वामी कीमत को औसत से ऊपर रख सकता है और ये एकाधिकार मूल्य निरपेक्ष किराए को जन्म देता है। पूंजीवाद के तहत विभेदक किराए को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन निरपेक्ष किराए को खत्म किया जा सकता है, उदाहरण के लिए भूमि का राष्ट्रीयकरण करके, इसे राज्य की संपत्ति बनाकर। इससे निजी भूस्वामियों का एकाधिकार कमजोर हो जाएगा और इसका मतलब होगा कृषि में प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता का एकमात्र सुसंगत और पूर्ण संचालन। यही कारण है कि, जैसा कि मार्क्स बताते हैं, बुर्जुआ कट्टरपंथियों ने इतिहास के दौरान बार बार भूमि के राष्ट्रीयकरण की इस प्रगतिशील बुर्जुआ मांग को आगे बढ़ाया है, एक ऐसी मांग जो हालांकि अधिकांश पूंजीपति वर्ग को डराती है, क्योंकि यह एक अन्य एकाधिकार को बहुत करीब से प्रभावित करेगी, जो आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सामान्य रूप से उत्पादन के साधनों का एकाधिकार, पूंजी पर लाभ की औसत दर और निरपेक्ष भूमि लगान के अपने सिद्धांत की एक उल्लेखनीय, लोकप्रिय, संक्षिप्त और स्पष्ट व्याख्या मार्क्स ने स्वयं एंगेल्स को 2 अगस्त 1862 को लिखे एक पत्र में दी है। भूमि किराए के इतिहास के संदर्भ में मार्क्स के विश्लेषण पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे श्रम किराया, किसान स्वामी की भूमि पर काम करके अधिशेष उत्पाद बनाता है, उत्पादन या वस्तु के रूप में भुगतान किए जाने वाले किराए में बदल जाता है।
किसान स्वामी की भूमि पर काम करके अधिशेष उत्पाद बनाता है। उत्पादन या वस्तु के रूप में भुगतान किए जाने वाले किराए में बदल जाता है। किसान अपनी भूमि पर अधिशेष उत्पाद बनाता है और इसे गैर आर्थिक बाधा के कारण जमींदार को सौंप देता है। फिर धन किराए में वस्तु के रूप में किराया, जो कि पुराने रूस के ओब्रोक छोड़ने के लिए किराया में वस्तु उत्पादन के विकास के परिणामस्वरूप धन में परिवर्तित हो जाता है। और अंत में पूंजीवादी किराए में, जब किसान को कृषि उद्यमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो किराए के श्रम की मदद से मिट्टी की खेती करता है। पूंजीवादी भूमि किराए की उत्पत्ति के इस विश्लेषण के संबंध में कृषि में पूंजीवाद के विकास के बारे में मार्क्स द्वारा व्यक्त किए गए कई गहन विचारों, रूस जैसे पिछड़े देशों के लिए विशेष महत्व पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वस्तुगत किराए का मुद्रा किराए में रूपांतरण न केवल अनिवार्य रूप से होता है, बल्कि इसकी आशंका भी होती है। संपत्तिहीन दिहाड़ी मजदूरों का एक वर्ग बनता है जो पैसे के लिए खुद को किराए पर देते हैं। अपनी उत्पत्ति के दौरान जब यह नया वर्ग छिटपुट रूप से प्रकट होता है, तो किराए के भुगतान के अधीन अधिक समृद्ध किसानों के बीच अनिवार्य रूप से यह प्रथा विकसित होती है कि वे अपने स्वयं के खाते के लिए कृषि मजदूरों का शोषण करें, जैसा कि सामंती समय में होता था, जब अधिक संपन्न किसान दास खुद भी दास रखते थे। इस तरह वे धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में धन संचय करने और खुद को भविष्य के पूंजीपतियों में बदलने की संभावना प्राप्त करते हैं। भूमि के पुराने स्वनियोजित स्वामी खुद ही पूंजीवादी किराएदारों के लिए एक नर्सरी स्कूल को जन्म देते हैं, जिसका विकास ग्रामीण इलाकों की सीमाओं से परे पूंजीवादी उत्पादन के सामान्य विकास से निर्धारित होता है। कृषि आबादी के एक हिस्से के अधिग्रहण और बेदखली ने न केवल औद्योगिक पूंजी के लिए मजदूरों, उनके जीवनयापन के साधनों और श्रम के लिए सामग्री को मुक्त किया, इसने घरेलू बाजार का भी निर्माण किया। बदले में ग्रामीण आबादी की दरिद्रता और बर्बादी पूंजी के लिए या श्रम की एक आरक्षित सेना के निर्माण में एक भूमिका निभाती है। प्रत्येक पूंजीवादी देश में कृषि आबादी का एक हिस्सा इसलिए लगातार शहरी या विनिर्माण यानी गैर कृषि सर्वहारा वर्ग में जाने के कगार पर है। सापेक्ष अधिशेष आबादी का ये स्रोत इस प्रकार लगातार बह रहा है। इसलिए कृषि मजदूर न्यूनतम मजदूरी पर आ जाता है और हमेशा एक पैर गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। किसान द्वारा खेती की जाने वाली भूमि का निजी स्वामित्व छोटे पैमाने के उत्पादन की नींव है और इसके समृद्ध होने और शास्त्रीय रूप को प्राप्त करने की शर्त है। लेकिन इस तरह का छोटे पैमाने का उत्पादन केवल उत्पादन और समाज के संकीर्ण और आदिम ढांचे के साथ संगत है। पूंजीवाद के तहत किसानों का शोषण औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के शोषण से केवल रूप में भिन्न है। शोषक एक ही है, पूंजी। व्यक्तिगत पूंजीपति बंधक और सूदखोरी के माध्यम से व्यक्तिगत किसानों का शोषण करते हैं। पूंजीपति वर्ग राज्य करों के माध्यम से किसान वर्ग का शोषण करता है। किसानों की छोटी जोत अब केवल एक बहाना है जो पूंजीपति को भूमि से लाभ, ब्याज और किराया लेने की अनुमति देता है, जबकि यह भूमि जोतने वाले पर छोड़ दिया जाता है कि वह कैसे अपनी मजदूरी वसूल सकता है। 18वां ब्रूमेयर एक नियम के रूप में किसान पूंजीवादी समाज को यानी पूंजीवादी वर्ग को मजदूरी का एक हिस्सा भी सौंप देता है। आयरिश किराएदार किसान के स्तर तक गिर जाता है, ये सब एक निजी मालिक होने के बहाने। एक कारण यह है कि जिन देशों में छोटे किसानों की भूमि स्वामित्व प्रमुख है, वहां अनाज की कीमतें पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली वाले देशों की तुलना में कम है। ये है कि किसान अपने अधिशेष उत्पाद का एक हिस्सा समाज यानी पूंजीपति वर्ग को मुफ्त में सौंप देता है। ये कम कीमत अनाज और अन्य कृषि उपज की परिणामस्वरूप उत्पादकों की गरीबी और किसी भी तरह से उनकी श्रम उत्पादकता का परिणाम नहीं है। पूंजीवाद के तहत छोटी जोत प्रणाली, जो छोटे पैमाने पर उत्पादन का सामान्य रूप है, पतित हो जाती है, ढह जाती है और नष्ट हो जाती है। भूमि के टुकड़ों का स्वामित्व अपने स्वभाव से ही श्रम की सामाजिक उत्पादक शक्तियों, श्रम के सामाजिक रूपों, पूंजी के सामाजिक संकेंद्रण, बड़े पैमाने पर पशुपालन और विज्ञान के प्रगतिशील अनुप्रयोग के विकास को बाहर कर देता है। सूदखोरी और कराधान प्रणाली इसे हर जगह निर्धन बना देगी। भूमि की कीमत में पूंजी का व्यय इस पूंजी को खेती से हटा देता है। उत्पादन के साधनों का अनंत विखंडन और उत्पादकों का खुद का अलगाव सहकारी समितियां अर्थात छोटे किसानों के संगठन अत्यंत प्रगतिशील बुर्जुआ भूमिका निभाते हुए इस प्रवृत्ति को समाप्त किए बिना उसे कमजोर ही करते हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सहकारी समितियां संपन्न किसानों के लिए बहुत कुछ करती हैं तथा गरीब किसानों के समूह के लिए बहुत कम, लगभग कुछ भी नहीं करती हैं। तब ये संगठन स्वयं भाड़े के श्रम के शोषक बन जाते हैं। मानव ऊर्जा की राक्षसी बर्बादी, उत्पादन की स्थितियों में उत्तरोत्तर गिरावट और उत्पादन के साधनों की बढ़ती कीमतें भूखंडों के स्वामित्व का एक अपरिहार्य कानून। कृषि में उद्योग की तरह पूंजीवाद केवल उत्पादक की शहादत की कीमत पर उत्पादन की प्रक्रिया को बदलता है।
ग्रामीण मजदूरों का बड़े क्षेत्रों में फैल जाना उनकी प्रतिरोध शक्ति को तोड़ता है, जबकि एकाग्रता से शहर के कार्यकर्ताओं की शक्ति बढ़ती है। आधुनिक कृषि में शहरी उद्योगों की तरह श्रम की बढ़ी हुई उत्पादकता और मात्रा को बर्बाद करने और बीमारी से श्रम शक्ति को नष्ट करने की कीमत पर खरीदा जाता है। इसके अलावा पूंजीवादी कृषि में सभी प्रगति न केवल मजदूर को लूटने की कला में प्रगति है, बल्कि मिट्टी को लूटने की भी। इसलिए पूंजीवादी उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं को एक सामाजिक समग्रता में जोड़ता है, केवल सभी धन के मूल स्रोतों मिट्टी और मजदूर को खत्म करके।